जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू इंस्पायर आईएएस पीसीएस। जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस एक का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें मोटा मोटी देखा जाए तो 120 दिन बचे हुए हैं। तो 20 दिन, लास्ट के 20 दिन जो है हम लोग रिजर्व रख देते हैं। करंट अफेयर्स आई दृष्टि जो मैगजीन आती है उसको 20 कवर करने में 20 दिन लगेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लगभग 20 दिन पहले वो आती है मार्केट में। तो उसको कवर करने में ऑलमोस्ट 20 डेज जाएंगे। तो हम अभी देखते हैं कि आने वाले जो 100 डेज हैं, नेक्स्ट 100 डेज हैं जो, उसमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 100 डेज में डिस्कस करने के लिए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेन एग्जामिनेशन जो डेट है वो 27 अक्टूबर को होने वाला है यूपी पीसीएस का। तो एक तो हम क्या क्या करेंगे नेक्स्ट डेज में ये डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि उसको क्या क्या हमें करना है और क्या क्या नहीं करना है। और जो पुराने एस्पायरेंट हैं उनको पेपर 5 6 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम के लिए तैयारी स्टार्ट किए हैं उनको क्या करना चाहिए। और जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं, जो ऑलरेडी एक या दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट 20 डेज जो है ये स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि आई दृष्टि मैगजीन जो है, ईयरली मैगजीन आती है, उसको कवर करने में ऑलमोस्ट 1 महीने आपको या फिर 20 दिन तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, जैसा कि ये सपोज प्री है, मेंस है, और इसमें कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। तो इसको हम कैसे कवर करेंगे नेक्स्ट 100 डेज में, जिससे कि हमारा इस बार प्रीलिम्स ना रुके। तो अभी जो पुराने एस्पायरेंट हैं जिन्होंने एक एक या दो अटेम्प्ट दे दिया है, उनको क्या करना चाहिए। और जो जिनका प्रीलिम्स का एटलीस्ट फंडामेंटल या बेसिक कवर है, उनको क्या करना चाहिए। पहले तो ये पेपर 5 और 6 का जो है, इनको डेली बेसिस पे कम से कम 4 घंटे के आसपास इनको इसका स्टडी करना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है। और इसके बाद जो बाकी के टाइम बचते हैं, उसको जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, प्री में भी रहता है, मेंस में भी रहता है, उसको फोकस करना चाहिए, ताकि इस बार प्रीलिम्स ना रुके। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका ट्राई करना है कि शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, स्पेशली पेपर 5 एंड पेपर 6 के। और इसमें जो पेपर 5 और पेपर 6 क्या होता है कि बहुत स्कोरिंग है, इसमें मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है। और ये जो मार्क्स आते हैं, इसी से सबकी मेरिट डिसाइड होती है, क्योंकि जो जीएस 1 से 4 होते हैं, इसमें लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर का गैप नहीं होता है, बट मेन जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो पेपर 5 और पेपर 6 करता है। तो जैसा कि आज 29 जून है, तो अभी के लिए जो ओल्ड एस्पायरेंट है उनको प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच रख के तैयारी करना है। और जैसे ही अगस्त के मंथ में पहुंचते हैं, उनको अपनी तैयारी को प्री स्पेसिफिक कर लेना है, क्योंकि 27 अक्टूबर को तो एग्ज़ाम ही है। और इस बीच में उनको टाइम मिलता है, तो फिर उनके जो एथिक्स हैं जीएस 4 के, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, जिससे आप बाकी एस्पायरेंट से हैं थोड़ा सा आगे रहेंगे। इनकेस आपको आप प्रीलिम्स निकल जाता है, तो फिर आपके जीएस 4 5 6 ये तीनों पेपर्स के शॉर्ट नोट्स रहेंगे, तो आपको रिवाइज करने में, कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी सिलेक्शन की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और साथ में ये जो पेपर 5 6 है, और एथिक्स के साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में 150 में से कम 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको मंथली बेसिस पे हमें कवर करना है। और इसको कवर करने के लिए आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो मंथली वीडियो देख सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं, या तो फिर विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है उसको कवर कर सकते हैं। और ट्राई करें आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करना है।
इसका डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करना है, खुद से इवोल्यूशन करना है इसका, जो भी उसका स्टैंडर्ड आंसर है उससे इवोल्यूशन करके आपको आंसर राइटिंग करके जो भी उसका है डायनेमिक बनाने के लिए स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लिंक करके शॉर्ट नोट्स अपने बनाएं, जिससे कि आपका मेंस में काफ़ी हेल्प मिले। अभी दूसरा पॉइंट कवर कर लेते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं, सपोज जिन्होंने अभी रिसेंटली इस फील्ड में आए हैं और तैयारी उन्होंने स्टार्ट किया है, उनको आने वाले जो नेक्स्ट 100 डेज हैं इनको कैसे कवर करना है जिससे कि प्रीलिम्स रुके ना और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। तो जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने पहले कभी प्रीलिम्स नहीं दिया है, उनको स्ट्रिक्टली फोकस करना है प्रीलिम्स पे, उनको मेंस के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि एक बार पहले क्या, अभी इनके पास टाइम नहीं है क्योंकि इनको प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करने में, पीवाईक्यू करने में ही इनको 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे। तो स्ट्रिक्टली इनको फोकस करना है और बाकी जो एस्पायरेंट है इनसे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो इनको क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए, पहले तो इनको पीवाईक्यू का ट्रेंड देखना चाहिए, इनके हॉट टॉपिक्स देखने चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम टॉपिक पढ़ने के बाद भी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएँ। तो उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इनको जो ट्रेंड का है अपना ट्रेंड एनालिसिस करके अपने कुछ नोट्स बनाएं, जिससे कौन कौन से हाई एल्डिंग टॉपिक हैं मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। उसके साथ इनको सिलेबस भी अच्छे से देखना है। आप एटलीस्ट मेंस का जो है सिलेबस जो देखें, मेंस का सिलेबस देखने से प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है ये समझने के लिए कि हमें प्रीलिम्स में भी क्या क्या पढ़ना चाहिए। और क्योंकि सपोज साइंस है तो जनरल साइंस दिया रहता है, इसमें आपको ये नहीं पता है कि कौन सा साइंस पूछेगा, जन करंट अफेयर्स वाला साइंस पूछेगा, रिसर्च वाला पूछेगा, या फिर साइंस का कोर थियोरी पूछेगा। तो हमेशा आपको इन सब चीज़ को समझने के लिए एक तो पीवाईक्यू और दूसरा सिलेबस, ये दो दो पैरामीटर हैं। ये दो पैरामीटर से आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट क्या होते हैं कि बहुत कुछ पढ़ते हैं बट वो मिस कर जाते हैं कि हमें क्या छोड़ना है, और जो सारा कुछ कवर करने के चक्कर में सिर्फ पढ़ते हैं, सारा टॉपिक कवर करते हैं, वो उनका कभी कभी क्या होता है कि प्रीलिम्स इतना पढ़ने के बाद भी नहीं निकलता है। तो हमेशा आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना है जिससे आपका प्रीलिम्स ना रुके। आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन, सपोज आपने स्टार्टिंग के 1-2 महीना जो भी है आपने फंडामेंटल्स पढ़ा, उसके साथ साथ आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस यहाँ पे किया ही है। उसके बाद आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। ये एमसीक्यू ऑनलाइन भी हो सकता है, किसी यूट्यूब पे भी हो सकता है, या कहीं पे भी मार्केट से कोई बुक ले आए, जैसा कि एक दृष्टि आईएएस का पब्लिकेशन का एक बुक आती है प्रैक्टिस करने के लिए, वो काफ़ी अच्छी बुक है। और टेस्ट सीरीज को आपको फॉलो करना है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने से एम आपको रियल पेपर में कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, ये आपको आइडिया लग जाता है। किसको छोड़ना है, किसको अटेंड करना है, ये टेस्ट सीरीज से हमारा कवर हो जाता है। और टेस्ट सीरीज इज की टू सक्सेस। तो आपको हमेशा टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है कि हमें एटलीस्ट 2 कोचिंग का आप पूरा टेस्ट पेपर लाइए और उसको अच्छे से एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में बैठ के आपको उस टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है। नंबर कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, सिर्फ आपको टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है कि मिस्टेक कहाँ हुई, कौन से पॉइंट को लेकर हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग था जिसके वजह से मेरा वो क्वेश्चन गलत हुआ। तो जिस कारण भी गलत हुआ, जिस रीजन से भी गलत हुआ, उसका कोशिश करें आप शॉर्ट नोट बनाएं, जो कि वो बाद में आपको लास्ट के 1 वीक 2 वीक एग्जामिनेशन के पहले आपको बहुत हेल्प करेगा और कम टाइम में आप रिवाइज करने के लिए वो काफ़ी सही रहता है। अभी हम कट ऑफ देख लेते हैं यूपी पीसीएस का कट ऑफ का ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं 2017 ये 17 में 128 नंबर गया था उसका कट ऑफ,
2018 में 126 नंबर गया था, 2019 में 117 नंबर गया। अब देख रहे हैं कि इसका कट ऑफ धीरे धीरे डाउन हो रहा है। 2020 में 110 नंबर गया है, 2021 में 115 नंबर, 2022 में 111 नंबर, और जो लास्ट पेपर हुआ था 2023 में, इसमें कट ऑफ गया था 125 नंबर। क्योंकि हाइक होने का एक रीज़न तो ये था, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो थे बहुत कम थे, बहुत कम पोस्ट थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ में इंक्लिनेशन देखने को मिला था। तो अभी मोटी मोटा इस कट ऑफ ट्रेंड को देखा जाए तो आपको नियर अबाउट 195 95 टू 100 क्वेश्चन नेट करेक्ट पे टारगेट करना है। करेक्ट नेट करेक्ट पे टारगेट करना है। एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स के होते हैं, एंड वन बाई थर्ड के नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप टारगेट करें 95 टू 100 क्वेश्चन नेट करेक्ट रहे। इस कैटेगरी में होने से आपको बिना कोई टेंशन के मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, आप जब बॉर्डर पे होते हैं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाता है इस चीज़ को देखने में कि आपका कट ऑफ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इसकी वजह से आपको कोशिश करना है कि एक अच्छे मार्जिन से कट ऑफ क्लियर हो। अभी हम देख रहे हैं उसमें कंपटीशन, इस बार कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। उसका कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, और ये कौन कौन यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देगा ये हम देख लेते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ नहीं, यूपीएससी का हुआ था, उसके बाद कोई ऐसा सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन हुआ नहीं है। तो गैप हो जा रहा है, और गैप मिलने से कैंडिडेट का तैयारी का लेवल भी अच्छा है, और सारे लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है। तो पहले तो इसको जो यूपी पीसीएस के कोर स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्पेशली यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस एग्ज़ाम को देंगे। देन यूपीएससी का एग्जामिनेशन 16 को था अभी। तो जिन लोगों ने यूपीएससी फेल किया है उनके लिए एक अच्छा टाइम है, तो वो लोग भी अपीयर होंगे यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन देने के लिए। और जो लोग यूपीएससी में कम मार्जिन से रुका है उनका प्रीलिम्स, वो अच्छा खासा टक्कर देंगे बाकी कैंडिडेट को, क्योंकि इनका तैयारी का लेवल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होगा। ये लोग यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिए हैं और बहुत कम मार्क्स से इनका रुका है। तो फिर इसमें यूपीएससी के स्टूडेंट ऐसे जो प्री क्वालिफाई हुए और मेंस उन्होंने दे दिया, उसके बाद क्योंकि प्री क्वालिफाई हुए, मेंस का एग्जामिनेशन उन लोगों ने दे दिया 30 सितंबर को, 30 सितंबर को उसका मेंस है, मेंस दे दिए थे। इनको लगभग लगभग 20-25 दिन का टाइम मिल जाएगा, और 20-25 दिन का टाइम मिल जाने से ये लोग भी जो यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई थे, मेंस का एग्जामिनेशन दिए, वो लोग भी यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होंगे। फिर आर ओ की जो एस्पायरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो लोग भी इसका देंगे, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको अपनी तैयारी ऐसा बाकी कैंडिडेट से अधिक रखना है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आप आपकी जगह पे कोई ना कोई पढ़ने वाला तो तैयारी कर ही रहा होगा सिलेक्शन के लिए। और इस जैसा कि करंट अफेयर का लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आता है, 150 आउट ऑफ 150। तो आपको करंट अफेयर्स पे स्पेशली फोकस करना, और लास्ट के एटलीस्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपको बिल्कुल यूज टू हो जाना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जुलाई में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट मंथ में क्या होना चाहिए। तो मंथ वाइज एक बार हम टारगेट सेट कर लेते हैं। टारगेट सेट कर रहता है तो फिर हमारे पास जो टारगेट रहता है तो उसको पढ़ाई में मन भी लगता है और अचीव करने में भी ईजी हो जाता है। तो आपको डेली टारगेट जो है कम से कम 6 से 8 घंटे डेली टारगेट रखना है यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन को देने के लिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की आपको डेली स्टडी चाहिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई ना कोई और पढ़ ही रहा होगा इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। और जैसा कि आपको पता है,
आजकल प्रीलिम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। मैं बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूँ जिनकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है, बट वो बार बार प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, जिनकी वजह से मेंस की अच्छी तैयारी होने के बाद भी उनको मेंस लिखने का टाइम नहीं मिलता है। तो हम कहेंगे आप प्रीलिम्स पे भी काफ़ी अच्छे से फोकस करिए। जिनका तैयारी अच्छे से ओल्ड एस्पायरेंट है उनका तो तैयारी के लेवल ठीक होगा, वो अभी बाकी मेंस स्पेसिफिक कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके प्री और मेंस का कर सकते हैं। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं जिनका प्रीलिम्स का अच्छे से कवर नहीं है, वो डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें। और जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दिया है, उनको पेपर 5, 6 और एथिक्स, ये कम से कम इनको 4 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना है। और 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं इनको आंसर आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग करनी है, उसके साथ साथ इनको अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इनको लास्ट के मेंस एग्जामिनेशन के आसपास, प्रीलिम्स के बाद इनको काफ़ी हेल्प मिलेगा, जिसकी वजह से इनका तैयारी को एक और बूस्ट मिलेगा। और इनको मंथली मैगजीन, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का कवर बेसिक क्लियर है, तो आपको मंथली मैगजीन एटलीस्ट एक रेफर करनी है। या तो फिर आप कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे मंथली करेंट अफेयर्स कराते हैं, तो उनका आप वीडियो देख सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उसको टाइम टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हाई दृष्टि मैगजीन आने के बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसा रहेगा जो आप पहले से कवर किए रहेंगे, तो आसानी रहेगी, करंट अफेयर कवर करने में आपको आसानी रहेगी। और जुलाई में और क्या करना चाहिए, आपको पॉलिटी पढ़ना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जियोग्राफी आपको पढ़ना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और इन्वायरमेंट पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये तीनों आपको अल्टरनेट वीक में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि आप पूरे 15 दिन आप पॉलिटी पढ़ेंगे या जियोग्राफी पढ़ेंगे, जियो पढ़ेंगे या फिर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, तो क्या होता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है कि आप एक ही चीज़ को 15 दिन पढ़ते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको, आप अपने अकॉर्डिंग 3 दिन में या फिर वीक में आप सब्जेक्ट को चेंज कर दें, जिससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा और सारे टॉपिक्स कवर भी होते रहेंगे। अगस्त में क्या करना है आपको, अगस्त में आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है। अगस्त में मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है। एंशिएंट जो भी आप कवर किए हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, पढ़िए। साइंस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में। साइंस इसको कवर कर लेनी है अगस्त के महीने में। और यहाँ से आपको जो भी है टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। धीरे धीरे आपको मेंस स्पेसिफिक से फोकस शिफ्ट करके अभी धीरे धीरे प्रीलिम्स स्पेसिफिक पे फोकस करना चाहिए फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। फॉर दोज हु आर न्यू कमर्स, दे शुड स्टार्ट एनसीईआरटी के आपके पास नोट्स होगा या फिर घटना चक्र होगा। घटना चक्र उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पीवाईक्यू को आपको बिल्कुल थॉरो होनी चाहिए कि क्या क्या पूछा है, उसमें ट्रेंड क्या है। पीवाईक्यू के एक ही क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि 150 क्वेश्चन में से कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली डायरेक्टली पीवाईक्यू से आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू से आ जाते हैं, तो आप पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये होता है पीवाईक्यू पढ़ने का कि आपको ट्रेंड का एनालिसिस पता चल जाएगा। और अगस्त महीने में ही आपको घटना चक्र लगाना स्टार्ट कर देना है। घटना चक्र कैसे पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बनाएंगे, वो आगे हम कभी वीडियो में लेते आएंगे। लेकिन आपको एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है घटना चक्र से, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि घटना चक्र का पूर्वालोकन या प्रीव्यू जो होता है थोड़ा बल्कि बुक है। और बल्कि बुक और वो सारे मल्टीपल स्टेट्स और मल्टीपल एग्जामिनेशंस के वो एक कंपाइलेशन होता है, जिसमें
बहुत सारे एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंपाइल करके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बना के एक बुक में कर दिया गया है। तो आप एमसीक्यू के फॉर्म में इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो उसको आप एक वन लाइनर टाइप का एक नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपके लास्ट मोमेंट में आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। और जो आपके सिली मिस्टेक्स होते हैं, क्वेश्चन जिसकी वजह से गलत होते हैं, तो आप रिवाइज करेंगे तो ये काफ़ी आपके ओवरकम हो जाएंगे, और ये इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। तो घटना चक्र को इग्नोर नहीं करना, आप जितना इसका रिवाइज कर सकें उतना अच्छा है। इसकी वजह से शॉर्ट नोट्स बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। सितंबर में क्या करना है आपको, जो भी आप न्यू कमर रहे हैं, नए एस्पायरेंट हैं या ओल्ड एस्पायरेंट है, आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। आप यहाँ से मेंस के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तो है नहीं, सितंबर और अक्टूबर मोटे मोटे 40 से 45 दिन है, तो आपको डेडिकेटली प्रीलिम्स के लिए लग जाना है। और जितने आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपको अधिक से अधिक मैक्स मैक्स ऑफ द टाइम यू शुड रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स। और जो सॉल्व जिन जिन स्टूडेंट्स का सीसेट में नंबर कम आ रहा है या फिर फेल होते हैं, उनको कम से कम 5 से 6 साल का सीसेट सॉल्व करना चाहिए सितंबर में, क्योंकि अक्टूबर के लिए आप पेंडिंग छोड़ेंगे तो अक्टूबर में ऑलरेडी आपके पास इतने टास्क होते हैं कि ये सारा मिस आउट हो जाएगा। और मिस आउट हो जाने के बाद बहुत सारे आप GS1 में अच्छा पेपर होने के बाद भी आप सीसेट में फेल हो जाएंगे, या बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। सीसेट का कम से कम 5 साल का, पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस करना है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सॉल्व करके उसको शॉर्ट नोट बना लेना है उसको, जिससे आपको अक्टूबर के महीने में या एग्जाम के 1 हफ्ता 10 दिन पहले रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और स्पेशली इसमें जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, इसके शॉर्ट नोट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल है। तो एक बार आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो ये हमेशा आपको काम आएगा। फिर इसमें इकोनॉमी जो होता है, सितंबर में आपको इकोनॉमी भी कवर कर लेना है, और इकोनॉमी में कवर करने के लिए एक नेशनल बजट प्लस यूपी बजट एंड एंड उसके इकोनॉमिक सर्वे, दोनों इंडिया का और यूपी का, ये दोनों का आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जिससे आपको रिवाइज करने में काम आएगा। और इसका नोट्स रहेगा तो ये कैसा डेटा डायनेमिक होता है, तो आप स्टैटिक पार्ट को करंट से लिंक करके मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। घटना चक्र सितंबर में सॉल्व करना है, जितना अधिक से अधिक आप घटना चक्र सॉल्व करें, टेस्ट पेपर लगाएं, ये आपको कॉन्फिडेंस भी इससे बूस्ट होगा, और आपकी तैयारी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। और जितना भी आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको कम से कम, किसी भी कैंडिडेट को कम से कम 30 टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं एग्जामिनेशन में जाने के पहले। 30 टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट होता है कि हमें कौन सा टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो वैसे मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, बट आप दृष्टि का दृष्टि या फिर जो ध्येय है, ध्येय का आप रेफर कर सकते हैं। इनका टेस्ट का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो ये दोनों रेफर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप जिस भी टेस्ट सीरीज में कंफर्ट है आप उसको दीजिए, बट अच्छे से दीजिए। एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज दीजिए, 2 टेस्ट सीरीज इन द सेंस आपको 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज देने हैं, जिससे मोनोटोनस नहीं होगा। सपोज कोई एक ज़्यादा फंडामेंटल पूछता है या ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछता है, तो दूसरा उसका एनालिटिकल अप्रोच करके ये बैलेंस आउट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपको दृष्टि या ध्येय या फिर आप जिसमें भी कंफर्ट हैं उसको टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। और इस स्टेज पे आपने जो भी लास्ट 2 मंथ्स में, जुलाई में, अगस्त में आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं, उसको अधिक से अधिक रिवाइज करना है, क्योंकि इसका वेटेज ऑलमोस्ट 30% है। तो आप इसको अधिक से अधिक, इस पर जितना अधिक टाइम देंगे उसका उतना आपको आउटपुट मिलेगा।
तो अधिक से अधिक आपको टाइम देना है। अक्टूबर में आपको क्या करना है, अक्टूबर के महीने में आपको क्या करना है, क्योंकि अभी मैक्स ऑफ द टाइम आप रिवाइज बहुत सारा सब सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, सारा ट्रेंड एनालिसिस देख चुके हैं। तो आपको अक्टूबर के महीने में कुछ भी न्यू बुक नहीं पढ़नी है, न्यू बुक नहीं पढ़नी है, कोई भी रिसोर्स, न्यू रिसोर्स नहीं पढ़नी है। आपको जितने भी आपके पहले से नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, या फिर जो भी बुक में आपने हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप रिवाइज करें। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप जितना अधिक से अधिक रिवाइज करेंगे, यही हेल्प करेगा। और क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप जब पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट्स होता है। सपोज कोई डेट है 1957 है या फिर 1958 है, तो आप जब तक अच्छे से रिवाइज नहीं किए रहेंगे तो आपको डाउट लगेगा कि नहीं 1957 नहीं 58 होगा। तो जब आपका रिवीजन प्रॉपर रहेगा तो ये सारे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं आपके सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। घटना चक्र को आप जितना अधिक से अधिक लगाएं, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। टेस्ट पेपर अक्टूबर के महीने में आप 5 से 7 आप टेस्ट पेपर लगा लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने जुलाई और अगस्त में टेस्ट पेपर लगाए हैं। तो इसमें अक्टूबर में मेन फोकस रिवीजन पे होना चाहिए, टेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। आप अक्टूबर के महीने में 5 से 7 टेस्ट पेपर लगाएंगे, दैट इज सफाइस। फिर और इस महीने में अक्टूबर में, क्योंकि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो आई दृष्टि जो मैगजीन है, मुझे लगता है कि इस अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो इस फर्स्ट वीक में आपको इसको कवर करना है और थोरली अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मैंने आपको मल्टीपल टाइम हाईलाइट किया है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, अराउंड 30% इसका है वेटेज है। आपको 100 पेज की बुक पढ़ के आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो जितना अधिक से अधिक आप टाइम देंगे, उतना ही आपको पेपर क्रैक कराने में हेल्प करेगा। और इसका हम जब भी आई दृष्टि मैगजीन आएगी, इसका हम डेडिकेटेड वीडियो भी लाएंगे, इसको हम कवर करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।